हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत। आपके अपने यूट्यूब चैनल में लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जूनियर टेट, TGT, PGT इन सभी परीक्षाओं में बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे और शुरू से अंत तक ज़रूर देखना ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर लास्ट में लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन आंसर की ओर। तो साथियों, इसमें आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो कि आपका एक प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो आपको क्या करना है, आपको करते चलना है साथ साथ, ठीक है। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या होता है। तो क्या पूछा गया है, सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें आपको व्यापक का अर्थ बताना है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कि व्यापक किसको कहते हैं। एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। या तीसरा जो ऑप्शन है, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। या चौथा ऑप्शन है, छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो आपको किस चीज़ का बताना है अर्थ, व्यापक का, ठीक है। तो आपका जो व्यापक का दोस्तों अर्थ होता है वो होता है छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का जो मूल्यांकन होता है उसको अपन कहते हैं व्यापक, ठीक है। तो आपका तीसरा जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। तो जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब से कब तक प्रारंभ होता है। 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, या फिर 7 वर्ष की आयु के बाद, या फिर चौथा ऑप्शन है 15 वर्ष की आयु के बाद। तो आप लोगों को अगर आंसर आता है दोस्तों तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसके राइट आंसर। और अगर आप लोग चाहें तो लास्ट में भी हमें एक साथ अपने नंबर को काउंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो जन्म के बाद किसी बालक में जो चिंतन का विकास होता है दोस्तों, वो होता है आपका 2 वर्ष की आयु के बाद, ठीक है। तो जो छोटा बच्चा होता है उसमें चिंतन का विकास कितनी वर्ष की आयु के बाद होता है, 2 वर्ष की आयु के बाद जो है वो बच्चा चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होती हैं। ये निम्नलिखित में से कथन किसका है, ठीक है। जीन पियाजे का है, वाटसन का है, स्किनर का है, या फिर कोहलर का है, ठीक है। तो जो परिभाषा दी हुई थी इनमें से किसकी है ये परिभाषा की, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वाटसन के द्वारा ये कथन कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको एक अभिप्रेरक शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में एकदम खामोशी। तो क्या पूछा गया था कि किसको एक अभिप्रेरक शिक्षण का संकेतक माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा शिक्षार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है। ये अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जाता है, ठीक है। वो क्यों माना जाता है, जब जैसे आप लोग कक्षा में आप लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अगर कोई भी बच्चों से आपको सम्मानजनक ना तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना उनके द्वारा उत्तर मिलेंगे, तो आपका वो राइट आंसर नहीं होगा, आपका वो एक माहौल होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक नहीं माना जाएगा, ठीक है। कब माना जाएगा, जब शिक्षार्थियों के द्वारा समय समय पर बात की जाए, क्वेश्चन आंसर आपसे किए जाएं, ठीक है। तो बच्चों में जो तर्क की भावना होती है वो विकसित हो, ठीक है। तो यही आपका संकेतक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किसका है। परिवार का, विद्यालय का, समाज का, या फिर धर्म का, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर, आप लोग बताइएगा इसका अगर राइट आंसर आपको माना है, पता है तो, ठीक है। तो दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो समाज का होता है, ठीक है। तो ये तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है। शेष अवस्था में,
बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि जो काल होता है सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन कैसा लाभ प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जो काल होता है वो किशोरावस्था का होता है, 12 से 18 के मध्य जो आपकी किशोरावस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? सामाजिकरण, व्यक्तिकरण, उदारीकरण या फिर निजीकरण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कि सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली जो प्रक्रिया है वो सामाजिकरण वाली प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। तो आपके सामने विकल्प हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़े से लेंदी हैं आपके जो ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना आवश्यक होता है। तो वो होता है आपका बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चौथा विकल्प जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसका नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने या फिर फ्राइड ने या सीयर्स ने। तो क्या हो जाएगा, किसने किया था नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो जो दूसरा ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा जो उपयोग है वो बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है वो आपको छांटना है। यहाँ पर दिया हुआ है शैक्षिक मार्गदर्शन, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर, या अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, या फिर अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, या फिर चौथा जो ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। ठीक है, ये सही नहीं है दृष्टिकोण। ठीक है, आपको ये सही नहीं है वो छांटना था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा जो विकल्प है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की पढ़ाई पर किया जाने वाला खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है, यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है? तो उच्च वर्ग से, अनुसूचित जाति से, आदिवासी वर्ग से, या फिर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो उच्च वर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये धारणा जो होती है वो उच्च वर्ग के लोगों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कक्षा 6 की कक्षा अध्यापक हैं, आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। ठीक है, आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि जो है वो 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक हैं, कौन सी बुद्धि लब्धि के हो जाएंगे? मानसिक विकलांग छात्र, सामान्य छात्र, या प्रतिभाशाली छात्र, या फिर प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब 130 जो आपकी बुद्धि लब्धि होगी वो प्रतिभाशाली में आपकी आ जाएगी। ठीक है, 90 से 110 या 120 में कितनी आती है? आपकी सामान्य आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सतत एवं व्यापक
सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? तो वो क्या कहलाता है? जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण या फिर साक्षात्कार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा जांच सूची। ठीक है, ये पहला जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए जो प्रश्न होंगे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके उपयुक्त होंगे। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति की गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने, टोलमैन ने, थार्नडाइक ने या फिर कोहलन ने? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा थार्नडाइक ने किया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका तीसरा जो विकल्प है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के नियमों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो क्या होगा? प्रभाव का नियम, आत्मसात का नियम, अभ्यास का नियम या फिर तत्परता का नियम? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? थार्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इनके जो नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, लेकिन जो आत्मसात का नियम है ये संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आत्मसात का नियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है? संवेदी प्रेरक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो पियाजे के अनुसार जो अवस्था होती है जिसमें कि परिकल्पना, चिंतन विकसित हो जाता है, तो वो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो जो चौथा विकल्प होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें इस प्रैक्टिस सेट पेपर को, और अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तब आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बगल में बेल आइकन प्रेस होगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, उससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल में, तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप लोग अच्छी अच्छी वीडियो को देख पाओगे। अगर आपको एग्ज़ाम टीचर पात्रता परीक्षा जो आपको एग्ज़ाम होता है, अगर आपको क्रैक करना है और 120 प्लस आपको नंबर अर्जित करने हैं, तब आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा साथियों, आपको प्रैक्टिस सेट पेपर ही आपको करवाए जाते हैं और जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वही आपको पढ़ाया जाता है, और जो आपको परीक्षा में देखने को मिलता है वही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। साथियों आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, शुल्क नहीं लिया जाता है। ये निःशुल्क शिक्षा चलती है, हमारी ओर से एक प्रयास है जिसको कि दोस्तों आप लोग ज़रूर सफल बनाइएगा, ज़रूर देखिएगा और ज़रूर पसंद करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, डाउट है, तब आप लोग हमें कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं और समस्या को बता सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चिंतन का भाव, तार्किकता का भाव, कल्पनाशीलता या फिर संवेदनशीलता? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा कल्पनाशीलता। ठीक है, तो जो तीसरा विकल्प है राइट आंसर आपका
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? उच्च वर्ग के बालकों को, पिछड़े वर्ग के बालकों को, या फिर अनुसूचित वर्ग के बालकों को, या फिर सभी को समान महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका तो आप लोग राइट आंसर दे ही सकते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी को समान महत्व देना चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं तब, ठीक है, तो सभी को क्या होना चाहिए? समान महत्व देना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए, और जो शिक्षा है वो सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो सभी को पढ़ाना टीचर का धर्म होता है। ठीक है, उसमें कोई भी भेदभाव आपका नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? क्रू एवं क्रू, टायलर, मन, या फिर स्किनर? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये टायलर के द्वारा कथन कहा गया है कि संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है? आँखों की बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ना, या फिर आँखों को बार बार मलना, या फिर शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, या फिर सिर दर्द की शिकायत रहना? तो क्या पूछा गया है? दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है? तो कौन सा दोष नहीं पाया जाता है बताइए आप लोग, अगर आंसर आपको मालूम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना। ठीक है, तो ये उसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन दृष्टि दोष क्या है? आँखों की बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ेगा, आँखों को बार बार मलेगा, सिर दर्द की शिकायत रहना, ये भी इसमें आपका आ जाएगा दृष्टि दोष वाले छात्रों में। लेकिन जो तीसरा विकल्प दिया हुआ है ये उसका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समस्या समाधान के लिए। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, या फिर सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, या फिर चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है? तो क्या आंसर होगा इसका? क्या पूछा गया है? प्रक्रिया की मुख्य विशेषता नहीं है अधिगम की, वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो ये विकल्प जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपका विकल्प जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है? क्या है? अनुबंधन, उसके सहपाठी, भाषा का माध्यम, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो किसी बच्चे में जो पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का जो सर्वोत्तम साधन है वो अनुबंधन उसका हो जाएगा। ठीक है, पहला जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में निहितार्थ नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों से शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं या ग्रस्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? एलेक्सिया, अग्रेसिया, या फिर अफेजिया, या फिर डिस्ग्राफिया? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या बोला जा रहा है? सीखने में, मौखिक रूप से सीखने में जो अक्षम होते हैं या ग्रस्त होते हैं उसको अपन कहते हैं अफेजिया। ठीक है, तो अफेजिया से संबंधित होते हैं ऐसे बालक। ठीक है, जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारक है? तो दृश्य बोध की कमी,
दूरी सजगता की कमी, बोध की कमी या फिर स्मरण शक्ति की कमी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारक है वो हो जाएगा बोध की कमी। ठीक है, तो तीसरा जो विकल्प होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बालक बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करता है तो इसका कारक है गामक क्रिया निष्पादन की कमी, या स्मरण शक्ति की कमी, या फिर बोध की कमी, या फिर दृश्य बोध की कमी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गामक क्रिया निष्पादन की कमी। ठीक है, तो जो पहला विकल्प होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। यहाँ पर दिया हुआ है कक्षा में एक बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, तब अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबंध जोड़ने की आवश्यकता, या फिर सम्मान पाने की आवश्यकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संबंध जोड़ने की आवश्यकता। ठीक है, तो ये तीसरा जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट पेपर? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, उससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाएगा और आप लोग नए नए वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तब आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।